गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर नेम है हमारा ऊष्मा। लास्ट पीरियड में आपको चैप्टर का हाफ पार्ट क्या कराया गया था। आई थिंक सभी को समझ आया होगा। उससे आगे का चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलाप 4.6। एल्यूमिनियम की लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए, जैसा कि आप चित्र 4.7 में देख रहे हैं। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच दबाकर रख सकते हैं। आप छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। मोम के टुकड़ों का क्या होगा कि ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देंगे। जैसे जैसे मोम पे गर्म होता रहेगा वैसे ये गिरना शुरू हो जाएगा। आप सोचते हैं कि इस ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन। ठोसों में ऊष्मा अक्सर चालन के प्रक्रम से ही अपना स्थान चेंज करती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने कई बार नोट किया होगा, खाना पकाने के लिए उपयोग किए गए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? नेक्स्ट, क्रियाकलाप 4.7। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिएगा। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबो दीजिए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में लिखिएगा। आपकी सारणी 4.3 है, सभी को इसको ध्यान से करना है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वे हमारे ऊष्मा का चालक कहलाते हैं। इनके उदाहरण से एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा और कॉपर, जिसको हम तांबा कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उनको हम कहते हैं ऊष्मा के कुचालक। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा के कुचालक बताइए तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? जल, और नंबर 2 है वायु। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाते हैं क्रियाकलाप 4.2 से। बॉल पेन का एक फ्लास्क लीजिएगा। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से उसका 1/3 पार्ट भर दीजिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पैंधे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी आप बनाइए। चित्र 4.9 में आप देख रहे हैं ऊष्मा जल में ऊष्मा का संवहन किस प्रकार होता है। यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को ही हम संवहन कहते हैं। संवहन किसे कहते हैं? जिस प्रकार से ऊष्मा अपना स्थानांतरण कर दी गई है वो क्रिया हमारी संवहन कहलाती है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है।
देखिए होता क्या है, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है एक वस्तु से। जब एक वस्तु से दूसरी ओर ऊष्मा 3 प्रकारों में स्थानांतरित हो सकती है, जैसे ये है, नंबर 1 है चालन, संवहन और विकिरण। ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ऊष्मा किन प्रकारों में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा 3 प्रकारों में स्थानांतरित होती है, नंबर 1 चालन, संवहन और विकिरण। अब ऊष्मा का चालक किसे बताया था हमने? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, प्रभावित होने देते हैं, वो ऊष्मा चालक कहलाते हैं। क्रियाकलाप 4.9, एक मोमबत्ती लीजिए आप। अपने एक हाथ को लो के ऊपर तथा दूसरे हाथ को लो के पाशव में रखिए। चित्र 4.10, क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करेगा? सीधी सी बात है, जो हाथ हमारा मोमबत्ती के करीब होगा वो ज्यादा गर्मी का अनुभव करता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा होता है। सावधान, अपने हाथों को लो से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जल नहीं जाएं। ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए लो से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए ये वायु ज्वाला के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थान धरती का तल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने पर के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर के ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर ही बनाई जाती हैं। जैसा कि चित्र 4.11, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। आप चित्र द्वारा देख सकते हैं समुद्र समीर तथा थल समीर। आप सभी को अपनी साइंस नोटबुक के प्लेन पेज पर ये दोनों चित्र सुंदर तरीके से बनाने हैं। समुद्र समीर और थल समीर, ये सब दिखाना है, ठंडा गर्म और गर्म ठंडा किस तरह से चेंज होते हैं रात को। थल समीर कहलाती है, इस परिघटना को दर्शाता है। आपने देखा होगा जब कभी हम धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंच जाती है? यह चालन या संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों को में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम कहते हैं विकिरण। तो सूर्य से जो ऊष्मा हमारे तक आती है वो क्या कहलाती है? विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाती है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है।
तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार किस प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए इसका पता लगाते हैं। टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहर पृष्ठ को काला तथा दूसरे बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। चित्र 4.12 में आप जैसे देख रहे हैं, दोनों डिब्बों के बराबर मात्रा में जल भर दीजिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में अधिक गर्म है जल? और केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर में अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों को लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के बाद प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? अब जैसे सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं इसलिए हम पहनते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मा रोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी होती है, इसलिए हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। क्रियाकलाप 4.11, क्या इन क्रियाकलाप से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र क्यों अधिक पहनना पसंद करेंगे? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत ऊष्मा अवशोषित करते हैं। गहरे रंग के पृष्ठ अक्सर ऊष्मा अधिक अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। आप अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयले, लकड़ी से ईंधन या विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्दियों में ऊनी वस्त्र में उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मा रोधी है। ऊन क्या होती है? ऊष्मा रोधी। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी होती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से भी किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दी है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिएगा, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है, इसलिए हम करते हैं कि ज़्यादा सर्दी होने पर एक के बाद एक दूसरे कंबल का सहारा ले लेते हैं। इसी के साथ आज आपका चैप्टर 4 ऊष्मा यहीं एंड होता है। नेक्स्ट पीरियड में आपको चैप्टर 4 के नोट्स सेंड किए जाएंगे। आई होप सभी बच्चे सुंदर तरीके से अपने नोटबुक में काम करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।